नमस्कार दोस्तों। कहते हैं बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त उनके दादा दादी और नाना नानी होते हैं। दादा दादी और नाना नानी से अच्छे दोस्त उनके माता पिता भी कभी नहीं बन पाते हैं। आज ऐसी ही एक छोटी लड़की की कहानी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, आरुषि 10 साल की छोटी सी भोली भाली मासूम सी लड़की है और वो अपनी दादी से बेइंतहा प्यार करती है। उसकी दादी भी उसकी अच्छी दोस्त है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन पिछले 2 सालों से आरुषि अपनी दादी का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसकी दादी उसकी बुआ जी के घर गई हुई है। ये बात उसके मम्मी पापा ने उसे बताई। जब से दादी उसकी बुआ जी के घर गई है, आरुषि एकदम उदास और मायूस सी रहने लगी है, क्योंकि उसकी सच्ची दोस्त उसकी दादी है। उनके साथ वो खुलकर बात करती है, हंसती है, बोलती है और उसकी दादी भी उसके साथ खेलती है, हंसती है, बोलती है और आरुषि अपनी दादी के साथ ही खाती थी, सोती थी और हंसती है। आरुषि ने जब जब अपनी दादी से फोन पर बात की और उनसे बुआ जी के घर से जल्दी वापस आने की बात कही, तब तब उसकी दादी ने कहा कि हाँ, वो जल्दी वापस आएंगी, क्योंकि उसके बिना उन्हें भी वहां अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा आरुषि को अपनी दादी की तब याद आई जब आरुषि को अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना था, क्योंकि इससे पहले जब भी आरुषि अपने स्कूल की तरफ से कहीं भी गई थी, तब उसकी दादी ने अपने हाथों से उसके बैग को पैक करा। उसके बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट और पानी की बोतल याद से रख और उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि बेटा आरुषि, बस के अंदर बच्चों के साथ ज्यादा शोर शराबा मत करना, बस की खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, चलती बस की खिड़की से सिर बाहर मत निकालना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज आरुषि को अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बैग को तैयार करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों जॉब पर जाते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी आरुषि के लिए उनका बैग तैयार कर सके। इसलिए बेचारी मायूस होकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपना बैग तैयार करके और बेमन से पिकनिक पर जाती है। और जब शाम को वो पिकनिक से वापस आती है तो उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा आरुषि, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या पिकनिक पे तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लेकिन आरुषि अपने पापा का कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप चलती चली जाती है अपने रूम की तरफ। ये बात उसकी मम्मी को अखरती है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि बेटा आरुषि, तुम्हारे पापा तुमसे बराबर बात कर रहे हैं और तुम उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हो, क्यों? आरुषि फिर भी कुछ नहीं बोलती है। आरुषि के पापा समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बात जरूर है। वो आरुषि को मनाते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ? तुम्हें पिकनिक पे क्या अच्छा नहीं लगा? या पिकनिक पर किसी बच्चे से तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ है? या तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा है? आरुषि स्पष्ट मना कर देती है कि नहीं, पिकनिक तो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया पिकनिक में और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके पापा फिर कहते हैं कि फिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम मायूस हो
और किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना कहते ही आरुषि एकदम बिखर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है, पापा प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम आपको है, मम्मी को है, और वो भी मेरी दादी से। आपने मुझसे झूठ बोला था कि दादी बुआ जी के घर गई हैं। नहीं बेटा, हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारी दादी तुम्हारी बुआ जी के घर ही गई हैं। तुमने भी तो उनसे कई बार फोन पर बात की थी। हाँ की थी। आपने मुझसे झूठ बोला था। जानते हैं आज हमारा स्कूल पिकनिक के लिए कहाँ गया था? आज हमारा स्कूल पिकनिक के लिए शहर के एक शेल्टर होम में गया था, एक वृद्धा आश्रम में गया था। और जब मैंने वहां पर दादी को देखा तो मेरा क्या हाल हुआ होगा पापा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पापा, मुझे देखते ही दादी मुझसे लिपट के रोने लगी और मुझसे गुहार करने लगी, बेटा अपने पापा से कहो कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा यहाँ दम घुटता है। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता है और यहाँ के ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। इनके साथ रहकर मैं भी बीमार हो जाऊंगी। मुझे जल्दी से अपने पापा से कहो यहाँ से ले जाए, वरना मैं भी बीमार हो जाऊंगी। और बेटा अपने पापा से कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारी मम्मी के हाथ जोड़ रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूँगी। तुम जैसा कहोगे मैं पैसे रह लूँगी। तुम जो खाने को दोगे मैं वो खा लूँगी। तुम जो पहनने को दोगे मैं वो पहन लूँगी। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ मेरा दम घुटता है। पापा सच में क्या आपको दादी का बोलना इतना बुरा लगता है? इतना बुरा लगा आपको दादी का बोलना कि उन्हें उनके ही घर से वृद्धा आश्रम भेज दिया? ये घर दादी का ही ना, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। आखिर इस घर में दादी को रहने के लिए जगह क्यों नहीं है? उनके एक टाइम का खाना आपको क्यों अखर रहा है? उनको एक कपड़ा क्यों देना अखर रहा है? आखिर क्या कमी है दादी के अंदर? उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी सजा आपने उनको शेल्टर होम भेज कर दी है? पापा, आप उनकी पेंशन को तो आपने शेल्टर होम नहीं भेजा है। पेंशन तो आप हर महीने फिक्र से ले आते हैं और बदले में उन्हें देते हैं यातनाएं। सोचिए, अगर उनकी जगह आप होते और मैं आपको शेल्टर होम पहुंचाती तो आपको कैसा लगता? पापा, आरुषि के मम्मी पापा के पास आरुषि को देने के लिए जवाब नहीं था। दोनों एकदम खामोश हो गए। तब आरुषि ने कहा कि पापा, जब तक दादी शेल्टर होम से वापस यहाँ घर में नहीं आ जाएंगी, मैं तब तक ना कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना आप लोगों से बात करूंगी। और अगर संभव हुआ, पॉसिबल हुआ, तो मैं खुद दादी के पास शेल्टर होम में चली जाऊंगी। दोस्तों, आज हमारे समाज की स्थिति यही है। ना जाने कितनी आरुषि की दादियां, दादा, नाना, नानी आज शेल्टर होम की शरण में है। आज उनका बुढ़ापा उनके बच्चों को आखर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सही रास्तों पर चलने की सलाह देते हैं, सही काम करने की सलाह देते हैं, जो उनको बुरा लगता है और वो उनको अपने से दूर कर देते हैं। क्या पढ़ाई लिखाई यही सिखाती है हमें? क्या सोसाइटी यही सिखाती है हमें कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को अपने से अलग भेज दें? दोस्तों, इससे पहले कि ये हालात हमारे और आपके साथ बने, हमें इस बात का संज्ञान लेना होगा। हमें सोचना होगा कि बुजुर्गों की जगह हमारे घर में है, ना कि शेल्टर होम।
कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी हमारे लिए, और आज हम उनको उस तकलीफ़ का क्या सिला दे रहे हैं, आज उनके प्यार मोहब्बत का हम क्या सिला दे रहे हैं। अगर हम उनको अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा भी देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी पेंशन पर पल रहे हैं, वो हमारे टुकड़ों पर नहीं पल रहे हैं। इसलिए हमें आज सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जा कहाँ रहा है। इसी को क्या आधुनिकता कहते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी आपके मन को छुई हो तो प्लीज़ इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट हमें ज़रूर डालिए, ताकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और एक गुजारिश और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के पास, परिचितों के पास और अपने मित्रों के पास ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि वो भी आज के हालात से वाकिफ़ हो सकें। नमस्कार।